फिर बिरकन हेड एक चैलेंज देते हैं, बिरकन हेड चैलेंज आता है। तो जो प्रोटेक्शन होता है साइमन कमीशन के, तो बोले लॉर्ड बिरकन हेड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है इंडिया के, वो चैलेंज करते हैं कि तुम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ जिसमें सारी कम्युनिटी जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ये सारी लोग मान जाए, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन देके जाओ। ये बिरकन हेड चैलेंज था और इंडिया ने इसको काफी सीरियस लिया। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, फिर नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। बिरकन हेड चैलेंज को लेके इन्होंने नेहरू रिपोर्ट लगाई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है और पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसमें लीड कौन करता है, आईएनसी, ये होती है फेब 1928। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है फेब 1928 एंड ये इसमें चेयरमैन कौन होते हैं, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू चेयरमैन होते हैं एंड इसमें सेक्रेटरी होते हैं जवाहरलाल नेहरू। एंड ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इंडियंस का कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए फॉर द कंट्री। एंड रिपोर्ट इसकी फाइनलाइज हुई थी अगस्त 1928 में। कुछ महीनों में ये रिपोर्ट फाइनलाइज हो गई थी इसकी। मेजर पॉइंट्स क्या थे इनके कि डोमिनेंट स्टेटस देना चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस, सेल्फ गवर्नमेंट डोमिनेंस। पहले 2 साल बोला था लेकिन प्रोटेस्ट के बाद 1 साल कर दिया कि 1 साल में आपको सेल्फ रूल देना चाहिए। उसमें बोला कि फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए और जिसमें रेस्ट्री पावर होगी वो किसके पास होगी, सेंटर के पास। तो फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए लेकिन सेंटर को ज़्यादा पावरफुल रखा है इन्होंने। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। फिर उनके सिर्फ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेज, लैंग्वेज के हिसाब से प्रोविंसेज होने चाहिए। फिर 90 फंडामेंटल राइट दिए जैसे राइट टू फॉर वुमेन, राइट टू वुमेन के लिए, माइनॉरिटी के लिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में बात की, सबको लाइक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए। फिर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ऑटोनॉमी देनी चाहिए प्रोविंसेस को, ज़्यादा सेंटर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए प्रोविंसेस पे। फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ पे होनी चाहिए, सेंटर पे, बाई कैमरल जैसे 1990 में हुई थी वही। फिर डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में। फिर उन्होंने बोला मुस्लिम को फुल प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनके जो रिलीजियस इंटरेस्ट है उनको फुल प्रोटेक्शन देना चाहिए और स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन की बात की इन्होंने, तो स्टेट एंड रिलीजन बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। फिर रिस्पॉन्स क्या आया, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा और सिख कम्युनिटीज तीनों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर यंग सेक्शन था वो भी खुश नहीं थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, वो भी खुश नहीं थे, वो भी दुखी थे इससे। उन्होंने बोला कि स्वराज की बात तो हम 15-20 साल पहले करते हैं, आज भी आप स्वराज मांग रहे हो। उसने बोला नहीं स्वराज नहीं, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो बोला इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर मुस्लिम लीग लीडर ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसमें 14 पॉइंट्स देते हैं जिन्ना, मुस्लिम लीग इसे रिजेक्ट कर देती है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट देते हैं 1929 में। तो 14 पॉइंट मोहम्मद अली जिन्ना कब देते हैं, 1929 में, जो कोर डिमांड बनी मुस्लिम कम्युनिटी की। एंड प्राइस के मिला ऑफ देयर पार्टिसिपेटिंग इन द इंडिपेंडेंट यूनाइटेड इंडिया। तो ये 14 पॉइंट्स थे जिन्ना के 1929 में। तो फिर जो जिन्ना थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट एंड वेटेज दिया। 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग ने साइन किया लखनऊ पैक्ट। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था एंड लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया नेहरू रिपोर्ट। तो लीग के मेन ऑब्जेक्शन क्या थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट और वेटेज की वजह से ही हमारा 1916 का मुस्लिम लीग आपने साइन किया था, अपने सेपरेट इलेक्टोरेट तो हमसे छीन लिए इस रिपोर्ट के हिसाब से। रेस्ट्रिक्टिव पावर, अगर आप सेंटर को ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव पावर देते हो, प्रोविंसेस में नहीं देते, तो बोलते हो हमारी इतनी पॉपुलेशन है कि हम सेंटर पे कभी भी ज़्यादा कभी सरकार बना पाए सेंटर पे, क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू सेंटर। तो इनके दो मेजर इंपॉर्टेंट थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि ये नैरो माइंडेड पॉलिसी है कि आप मुस्लिम का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो खराब कर रहे हैं। उसने बोला ये आपने जो लिखा है बहुत एम्बिगुअस है, काफ़ी मतलब निकल सकते हैं इसके, एंड इट डजंट डिजर्व टू बी इम्प्लीमेंटेड। एंड ये अगर आप कांग्रेस हमारी डिमांड नहीं मार पाई, दैट विल लीड टू द इवेंचुअल पार्टीशन ऑफ इंडिया। और ऐसा ही हुआ फिर 1929 में क्या होता है कि पहले 1928 में दिसंबर में मुस्लिम जिन्ना सबको बुलाते हैं अमेंडमेंट करने के लिए। तो सारी जो मुस्लिम पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल मुस्लिम पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, तो सारे मुस्लिम जो भी पार्टीज थी उन्होंने अटेंड किया। उन्होंने बोला कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा जब तक हमारी इंपॉर्टेंट डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी फॉर द सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम इन एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो फेडरल होना चाहिए, जिसमें रेस्ट्रिक्टिव पावर किसके पास होगी, प्रोविंसेस के पास। तो रेस्ट्रिक्टिव पावर होंगी प्रोविंसेस के पास, ये प्रोविंसेस ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जिन्ना। फिर इसमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। और उसने बोला कि ऐसा नहीं हो कि जैसे एक एरिया बंगाल हो, बंगाल वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे हिंदूज नहीं, सपोज 40% हिंदू है 60% मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं है कि आप 40% हिंदूज को वहाँ पे रिजर्वेशन दे दो कि हिंदूज जहाँ पे माइनॉरिटी है वहाँ पे मेजॉरिटी बन जाए और बराबर आ जाए। तो ऐसा बोला गया। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में
वहाँ पे मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया जाए कि वो इक्वल आए या कम ना रहे मतलब। तो ये था। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कम है 1/3 रिप्रेजेंटेशन, लाइक 33% रिजर्वेशन इनको मिलनी चाहिए मुस्लिम्स को, चाहे उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 20% बनती थी। फिर इसमें बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यू होना चाहिए एंड गवर्नमेंट को देना चाहिए, हो सकता है लोग छोड़ दें लेकिन गवर्नमेंट को अपनी तरफ से ऑफर करना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट टू द पीपल। और क्या डिमांड है कि इसमें बोला गया कि मुस्लिम मेजोरिटी हो, लाइक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए कि जो मुस्लिम मेजोरिटी हो वो माइनॉरिटी ना बन जाए। जैसे पंजाब है या बंगाल है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटेड प्रोविंस है, वहाँ पे हमारी मेजोरिटी है तो उनका ऐसा डिस्ट्रीब्यूट मत करो कि वहाँ पे हम माइनॉरिटी बन जाए। फिर उसने बोला कि जो रिलीजियस लिबर्टी है उनको ग्रांट करना चाहिए और एजुकेशन भी ग्रांट करनी चाहिए टू ऑल द कम्युनिटीज, ऐसे एजुकेशन भी गारंटी करना चाहिए। एंड इसमें बोला कि कोई भी बिल नहीं पास होगा जब तक 3/4 लोग पास ना कर दें, मतलब 100 अगर सीट्स हैं तो उसमें 75 लोगों को वोट करना चाहिए। अरे यार डर। तो बोला जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी रहे, जैसे पंजाब बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटेड प्रोविंसेस। और बोला रिलीजन लिबर्टीज मिलनी चाहिए सबको। और उसने बोला 3/4 मेंबर जब तक कोई बिल पास ना करे तब तक पास ना हो, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी के अलावा लाइक 33% सीट्स है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, बिल पास नहीं हो सकता। और उसने बोला सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी था ये पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, इससे सिंध को अलग किया जाए, यहाँ पे सिंध तो इसको अलग किया जाए। और उसने बोला यहाँ पे रिफॉर्म होनी चाहिए क्योंकि बैकवर्ड इलाके थे ये, तो इंडिया यहाँ पे सिंध प्रोविंस को अलग किया जाए बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, और जो बलूचिस्तान वाला एरिया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से रिफॉर्म किया जाए क्योंकि काफ़ी बैकवर्ड रीजन था बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। मुस्लिम को एग्जीक्यूटिव में जैसे लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन में, एग्जीक्यूटिव में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जैसे सर्विसेज में ऑफ द स्टेट्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसा मतलब मुस्लिम को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मुस्लिम कल्चर को, मुस्लिम एजुकेशन को, लैंग्वेज, रिलीजन, पर्सनल लॉ, मुस्लिम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड दे शुड गेट दे ड्यूज एंड ग्रांट एंड शेयर। उसमें मतलब कोई भी कैबिनेट या कोई भी सेंट्रल या प्रोविंशियल में नहीं बनना चाहिए विदाउट एटलीस्ट 1/3 मुस्लिम मेंबर होने चाहिए। अगर मुस्लिम कैबिनेट बनी है तो उसमें 1/3 जो मेंबर होने चाहिए वो मुस्लिम होने चाहिए। उसने बोला कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हो सकता जब तक जो फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट से लाइक प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वो कंकरेंस नहीं देती है, तब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दी गई। फिर दिल्ली मैनिफेस्टो था, तो वो November 2, 1929 दिल्ली मैनिफेस्टो। तो ये प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने दिल्ली मैनिफेस्टो साइन किया था। दिल्ली फर्स्ट में क्या था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस होना चाहिए एटलीस्ट डोमिनियन स्टेटस की बात करो, आप डोमिनियन स्टेटस की एटलीस्ट बात तो करो, ये अरविंद से बोला। उसने बोला कांग्रेस को मेजोरिटी पार्टी रिप्रेजेंटेशन है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उन्होंने बोला कि हमें सबसे ज़्यादा मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और हम हर एक तबके को, हर एक धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। उसने बोला जिनको आप उन्हें जेल में डाल देते हैं उनको एमनेस्टी और जनरल पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन से आप उन्हें छोड़ दो। फिर इसमें जो November 2 को हुआ था ये दिल्ली मैनिफेस्टो निकाला था, तो ये इरविन ने मना कर दिया कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस नहीं बोल सकते। फिर जुबान को रिजेक्ट कर दिया गया और उन्होंने बोला हम तो हर पार्टी को बुलाएंगे, वी डिवाइड एंड रूल, हर पार्टी को बुलाएंगे जो छोटी छोटी सी पार्टी होगी। तो December 23, 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन होता है लाहौर में, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन है लाहौर, December 23, 1929। फिर लाहौर कांग्रेस सेशन आता है, लाहौर कांग्रेस सेशन एंड पूर्ण स्वराज। तो ये कब होता है 1929 में। फिर प्रेसिडेंट कौन होता है इसमें, जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट 1929 में कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसमें क्या बोला लाहौर सेशन में कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम बॉयकॉट करेंगे और हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास होता है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास होता है 1929 में लाहौर सेशन में। एंड फिर उसने बोला हम सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे एंड January 26 को फिक्स किया एज अ डेट ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो January 26, 1930 ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था और प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो January 26, 1930। तो 31 दिसंबर 1929 लाहौर सेशन के बाद 31 दिसंबर 1929 में रावी रिवर बैंक, तो यहाँ पे है रावी रिवर के बैंक में उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग, न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग उन्होंने उड़ाया विद द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। तो ऐसे स्लोगन ले रहे थे रावी नदी के पानी में उतर के। तो January 26, 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया गया एंड पब्लिकली इशू किया गया कि हमारा 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज डे है। फिर उसने बोला कि वॉलंटियर से बोला सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट को ज्वाइन करो। एंड INC अपना इंडिपेंडेंस डे मना रही है उसके बाद से 26 जनवरी 1930 से।
लेकर 26 जनवरी 1930 से इंडिपेंडेंस डे मनाती थी कांग्रेस।